वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं कि कई दफ़ा हमारे सामने सवालात ऐसे होते हैं, ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर से आपको चूज़ करना पड़ता है। आपने अक्सर सुना होगा कि बड़ी मुश्किल से छोटी मुश्किल या मुसीबत बेहतर है, और कई दफ़ा हमारी ओरिएंटेशन ज़िंदगी में यही होती है। हमें लग रहा होता है कि हम ना तो कर नहीं सकते, लेकिन जो ऑप्शंस हैं अगर उसमें से एक सिलेक्शन करनी पड़े तो वो सिलेक्शन दिल से नहीं होती, वो सिलेक्शन मजबूरी से होती है। कई दफ़ा आपने ये सुना होगा, मेरे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हमेशा ये कहते थे कि गुर्बत का जब हम जिक्र करते हैं ना, तो गुर्बत पैसे की कमी नहीं, चॉइसेस की या ऑप्शंस की कमी को कहा जाता है। जैसे अगर आपके पास खाने को नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, बहुत बड़ा कोई दावत में मल्टीपल डिशेस नहीं लगी हुई हैं, सो ऑप्शंस फिर यही होते हैं, टेक इट और लीव इट। तो उसके बाद हाँ जो आप करते हैं वो असल में दिल से हाँ नहीं होती, और इसकी वजह से ज़िंदगी में क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कई दफ़ा आप कई चीज़ों को येस तो कर रहे होते हैं, लेकिन आप फुली 100% अलाइन नहीं होते। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। और ये अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से आता होगा। कई दफ़ा ज़िंदगी आपको सरप्राइज़ करती है कि आपने दिल से हाँ नहीं कहा होता, लेकिन आपको जो नताइज मिलते हैं वो आपकी सोच से भी बेहतर होते हैं। तो अगर आपको वो रास्ता चुनना है तो ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा? लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। हमारे साथ आज मौजूद हैं राना महमूद अकरम। आप एक बिज़नेस ओनर हैं, बहुत शुक्रिया महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। खतीजा इमरान भी मौजूद हैं जो कि एक HR प्रैक्टिशनर हैं, नेविगेशन कंसल्टेंट हैं। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, नेविगेशन आपकी कंपनी का नाम है या आप नेविगेट कर रही होती हैं किसी चीज़ को? कैसी हैं आप खतीजा? आप बताएं। वेरी नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। अब महमूद साहब आप बताएं सबसे पहले कि ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ है बिज़नेस रिलेटेड जहां आपने शायद इंतखाब इस बेसिस पे किया है कि यार जो अवेलेबल ऑप्शंस है ना उसमें ये बेहतरीन है, वैसे दिल से मेरे हाँ नहीं है? जी बिल्कुल सिद्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी हेयर। एक्चुअली बिज़नेस में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक मेरी कुछ डील्स थी, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे, कुछ कंटेनर्स थे। उसके अंदर ऐसा हमें महसूस हो रहा था कि यार अभी मार्केट प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने वाले हमारे रॉ मटेरियल्स के। बट फिर भी हमारा एक कस्टमर था, क्लाइंट था, तो हमने कहा यार इसको ना नहीं कर सकते ना, अगर ना करेंगे तो हमारा जो फर्दर जो आगे का रिलेशन है वो ख़राब होता है। सही। तो स्पेशली यहाँ पर क्या है, फियर ऑफ रिलेशनशिप रिजेक्शन, मतलब हमारा जो रिलेशनशिप है वो ख़राब ना हो, इसके लिए हमें वहाँ पर हाँ कहना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारे रॉ मटेरियल थे बाकायदा उसके प्राइजेज़ जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए, और फिर जो हमारा वो ऑर्डर था अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो क्लियर किया और विद प्रॉफिट क्लियर किया। तो वही बात जो भी आपने मुझसे की कि जो कई दफ़ा हमें हाँ कहना ऐसा सरप्राइज़ दे जाता है और ऐसा मतलब बेनिफिट दे जाता है कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। अच्छा, कई दफ़ा कहा जाता है कि बिज़नेस में ख़ास तौर पे और लाइफ में भी जब सक्सेस आपके पास आ रही होती है बड़ी स्पीड के साथ आती है, यानी आपको बहुत, अगर आप सोच विचार में पड़ गए, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते लगे तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, एंड इट इज़ नॉट वो मौका हाथ से निकल जाता है। जैसे ये चीज़ अक्सर आप स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं कि भाई आज और अभी इसी लम्हे फ़ैसला लेना है, अगर देर की तो फिर मौका हाथ से निकल जाएगा। हमारे साथ इस वक्त वजिया भी मौजूद हैं। वजिया, इस प्रिंसिपल के ऊपर ना बहुत सारे कैपिटलिस्टिक स्कीम्स चल रही हैं। मिसाल के तौर पे सेल्स एंड डिस्काउंट्स, हर चीज़ हमें यही फ़ील कराती है कि आज अभी इसी वक्त फ़ैसला लेना है। कभी कभार हम चॉइसेस से भी ओवरवेल्म हो जाते हैं, ये ख़वातीन शॉपिंग में महसूस करती हैं। तो आप क्या समझती हैं इस पर? सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि एक तो कभी कभार ऑप्शंस को देख के दिल से आवाज़ आती है कि दिस इज़ द वन आई वांट। एक होता है आप कंफ्यूज होते हैं एंड यू जस्ट आपने बस कहा कि यार निकले हुए हैं, आज ये काम ख़त्म करना है, तो बस ये अब 4 चीज़ें सामने, इनमें से एक सेलेक्ट कर लो। जो लेवल ऑफ कंटेंटमेंट है वो किस तरह कंपेयर करता है इन दोनों चॉइसेस में? अस्सलाम वालेकुम। और सित्रा, आपने बहुत अच्छे ऑप्शंस जो हैं उसको रखा, क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि लाइक जैसे आपने 2 सिनेरियोज़ दिए कि एक वो पॉइंट है जिसमें हमारे पास टाइम लिमिट है, और दूसरा वो है जिसमें हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल कोई शादी आने वाली है और बस 2-3 दिन की शॉपिंग के हैं और उससे में जाके देखना है, लेकिन ज़हन कह रहा है कि नहीं और बेहतर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो एक चीज़ होती है इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग, और एक चीज़ होती है कि आपके पास जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से ही आपको करना है, क्योंकि अगर आप बेस्ट चॉइसेस पे जाएँगे तो आपके पास जो ऑप्शन है वो भी लूज़ कर देंगे।
तो वो विन विन सिचुएशन नहीं होती। सो उसमें ये देखा जाता है कि इसमें साइकोलॉजी भी ये कहती है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो गिवन ऑप्शंस में से भी बेस्ट ऑप्शंस चूज करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पे ट्रस्ट होता है कि मैं इसको अच्छा हैंडल कर सकती हूँ, मैं इसको अच्छा कैरी कर सकती हूँ। अगर हम ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं या हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्पल्सिव से हटके, लेकिन अगर आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग रही है और आपका चाइल्डहुड भी ऐसा रहा है, आप अक्सर देखिए वो बच्चे जिनको घर में ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह के बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका माइंड पिक एंड चूज जल्दी करता है। इस तरह के बच्चे, कोई शॉपिंग करनी हो, इवन कहीं शादी करनी हो, पार्टनर स्पाउस के हवाले से हो, फ्रेंडशिप के हवाले से हो, ये लोग घबराते नहीं हैं। लेकिन जो इंसान फियर मेकिंग डेवलप, उसके अंदर डेवलपमेंट हुई होती है, फियर डेवलप हुआ होता है कि बचपन में उसको जो भी चॉइसेस होती है इसमें डराया जाता है कि नहीं इससे ये हो जाएगा, तो वो बड़े होके भी बहुत छोटे छोटे डिसीजंस में भी लूज कर देता है अपना कॉन्फिडेंस। तो ये जो चॉइसेस की गेम है ये बहुत हद तक कॉन्फिडेंस की गेम है। हम अक्सर लोगों को बिजनेस पे देखते हैं, इतने बड़े बड़े स्टेप अकेले ही ले लेते हैं। नो डाउट एडवाइस लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट टाइम्स आप जब खुद ही क्लियर नहीं होते तो आपको कोई कितना ही अच्छा मशवरा क्यों ना दे, आप उसमें भी कॉन्फिडेंस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से गलत डिसीजन लेते हैं या डिसीजन ही नहीं लेते और वो टाइम गुजर जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसको अगर हम चॉइसेस को थोड़ा सा और अनपैक करें, खतीजा ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा बचपन में हमारे पास चॉइसेस कम थी, लेकिन हम ये कह सकते थे कि हमारी कंटेंटमेंट ज़्यादा थी। जैसे आप शूज़ लेने जाते थे तो पेरेंट्स आपके सामने दो चीज़ें रख देंगे। कार्टून्स की बात करें, मूवीज़ की बात करें, अगर हमने कहीं से कोई डीवीडी ख़रीदनी होती थी या अगर आप उसको रेंट भी करके आ रहे हैं, तो दैट वाज अ टाइम कि आपके पास कम ऑप्शंस हैं बट यू आर मोर डिसाइसिव और आपकी लेवल ऑफ कंटेंटमेंट ज़्यादा है। आज हम जितने भी ये OTT प्लेटफॉर्म्स देख लें, इट विल गिव यू एन अनलिमिटेड रेंज। तो अक्सर मैंने देखा है लोगों को ग्रैपल करते हुए, अब वो इतना ज़्यादा स्टेक्स हाई हो गए हैं कि भाई अगर मैं 2 घंटे लगा के ये मूवी देखनी है या ये कंटेंट देखना है, इट मस्ट टिक ऑल द बॉक्सेस, इट मस्ट मेक मी वेरी वेरी एंटरटेन, मुझे बड़ी खुशी होनी चाहिए इसको देख के, कहानी भी अच्छी हो, एक्टिंग भी अच्छी हो। तो अक्सर आप उस 2 घंटे के बाद लोगों को मज़ीद क्रिप करता हुआ देखते हैं, उनको लगता है उन्होंने गलत चॉइस कर ली, उनको कोई और चीज़ चूज़ करके शुरू करनी चाहिए थी। सो चॉइसेस का ज़्यादा होना ज़्यादा बेहतर हमें ऑप्शंस की तरफ लेके जाता है, हमारी कंटेंटमेंट बढ़ती है, या इसका रिवर्स इफ़ेक्ट आपने देखा है? तो इफ़ आई स्पीक अबाउट इट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई डिसीजंस। तो अगर हम शॉपिंग की भी बात करें ना, तो मुझे यूजुअली ऐसा होता है कि एक चीज़ जाके समझ आ जाती है बहुत मतलब फ़ौरन ही, और उसके बाद आई एम लाइक मैं दुनिया की कोई भी चीज़ और देख लूँ, कितनी ही और मार्केट घूम लूँ, मुझे मेरा दिमाग जब तक मैं वो चीज़ ना ले लूँ किसी और चीज़ पे नहीं जाएगा जो पहली चीज़ मुझे पसंद आ जाती तो है। खतीजा, इसका जो ऑर्डर है, ये जो पहली पसंद है, ये आपने क्या देखा है कि यूजुअली 1 या 2 ऑप्शंस देखने के बाद ही वो चीज़ क्लिक कर जाती है, या बहुत सारे ऑप्शंस देखने के बाद वो चीज़ क्लिक करती है? अच्छा, डिपेंड्स। कभी कभी एक दफ़ा देखने के बाद ही क्लिक कर जाती है, कभी एक आध दफ़ा देखने के बाद क्लिक कर जाता है। यूजुअली ये होता है कि मुझे पता होता है बैक ऑफ द माइंड कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एंड व्हाट आई वांट, एंड आई वुड जस्ट, जैसे मैं अपने शॉपिंग पे भी जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनको मेरे साथ ये वाला इशू फेस करना नहीं होता कि आई हैव टू Indecisive हो रहे हैं। आई एम नॉट इनडिसाइसिव, आई वुडंट बाय एनीथिंग एंड आई वुड वांट टू गेट इट एक्सचेंज्ड। ठीक है। तो या अच्छा, एक सवाल महमूद मैं आपके पास लेके आती हूँ कि बिज़नेस में जब आप पार्टनर या टीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो लोग वैसे तो इंटरव्यू करते हैं, रहन सहन देखते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, लेकिन मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात एक बिज़नेस कोच की सुनी थी कि अगर आपने वाकई अंडरस्टैंड करना हो कि एक बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, आप उनको कॉफ़ी पे लेके जाएं और आप रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर करने में वो कितने पर्टिकुलर हो रहे हैं, कितने निटपिकर हो रहे हैं, उसकी कीमत, उसके फ्लेवर, अच्छा जी ये डालो, ये फ़लाना ना डालो, ये साइज़ होना चाहिए, फिर पीने के बाद एक सिप लेने के बाद नहीं, सही नहीं बनी है। सो ऐसे लोग एक्चुअली आपके पूरे प्रोसेस को, आपकी चीज़ों को स्लो भी कर सकते हैं। सम पीपल में इंटरप्रेटेड कि यार कितना डिटेल ओरिएंटेड आदमी है, कितना उसको पता है कि एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए, लेकिन इन बिजनेस एंड इन लाइफ सच पीपल आर गिविंग टू मच लाइफ एनर्जी टू वेरी बेसिक थिंग्स, यानी एक कॉफ़ी ही तो है वाली चीज़, और आप अगर उस पर इतना टाइम सर्व कर रहे हैं तो फिर आप कभी स्केल अप नहीं कर पाएंगे। आप इस एग्ज़ाम्पल को कैसे देखते हैं और आपकी इस पे क्या एक्सपीरियंस है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है, हमारे पास कोई ऑर्डर अगर चल रहे होते हैं तो हम जब किसी बंदे को हायर करते हैं, आपकी एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छी है,
तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब एक काम है वो मेरा 2 दिन का है, ठीक है? और जो बंदा मैंने रखा हुआ है, एम्प्लॉयर रखा हुआ है, वो उसी काम को मतलब उसके अंदर और डिफरेंट चीज़ें ऐड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, जो कि हमारे काम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारी टॉवल मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अब मैंने एक टॉवल बनाना है जो कि सिंपल है और मुझे पता है कि यार ये फ़लानी जगह से जो है मैं बनवाऊँगा तो वहाँ से मुझे ये कॉस्ट आ रही है, दैट्स इट। अब वो क्या करेगा जी, बीच में विज़िट्स अलाइन कर देगा, ठीक है? यहाँ पे भी फलानी देख जगह से, लें, यहाँ पे हाँ, भी देख यहाँ भी देख लें, लें, ये उसके बेहतर पास क्वालिटी का हो सकता है। बिल्कुल ओके। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा फिनिशिंग के लिए भी वो इसी तरह, यार ये नहीं, ये कर ले, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो लूज़ कर रहा होता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो डेडलाइन होती है ऑर्डर्स की, वो निकल जाती है, और जब बिल्कुल। डेडलाइन्स निकल जाती है सो डेफ़िनेटली हमें बहुत ज़्यादा हर्टल्स होती हैं, कस्टमर की तरफ से रिलेशनशिप जो है ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो ये सारे मामला होते हैं बिल्कुल इसके। सही। अच्छा जी, हम देखते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद ज़रा चॉइसेस पे आएंगे। अच्छा, ज़िंदगी कभी कभार आपको किसी ऐसे मोड़ पे ले जाती है कि चॉइस पसंद की ना भी हो लेकिन चॉइस लेनी पड़ जाती है, उसके बाद उसको दिल से कबूल कैसे करें? आपको बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स मिलेंगे जो कहेंगे भाई मैं तो ये वाली डिग्री पढ़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मुझे यहाँ पे एडमिशन दिला दिया गया। फिर इसी तरह कहा जाता है कि लाइफ पार्टनर, मैं तो यहाँ शादी करना ही नहीं चाहती थी, बस मैं पेरेंट्स के कहने पे या दबाव की वजह से कर दी। जो फ़ैसले आप ले लेते हैं चाहे वो आपकी मर्ज़ी के ना हो, उनको दिल से कबूल कैसे किया जाए, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं चॉइसेस की, वो डिसीजंस या चॉइसेस जो आप अपनी 100% मर्ज़ी से नहीं लेते, हालात और वाक़यात आपको उधर ले जाते हैं, उनको बहरहाल दिल से कबूल कैसे करें और उसके साथ ज़िंदगी को मुतमईन और खुशहाल कैसे बनाएं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये सवाल सबसे पहले वजह आपके पास लेके जाती हूँ क्योंकि कई ऐसे लोग मेरे ख़्याल में टाइम ट्रैप हो जाते हैं। मैंने अक्सर लोगों को जिनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं होता, एक जगह पे उलझा हुआ देखा है कि ना वो आगे बढ़ पा रहे होते हैं, ना उस डिसीजन को अंडू कर पा रहे होते हैं, ना उसको फुली कबूल कर पा रहे होते हैं। तो आप ऐसे लोगों को किस तरह काउंसल करती हैं? बिफोर गोइंग टू से कि मैं कैसे काउंसल करती हूँ, मेरा अपना भी पर्सनली एक्सपीरियंस है, इफ यू अलाउ मी तो आई जी कैन प्लीज़। शेयर कि मैं हमेशा लॉ करना चाहती थी और मैंने 4 साल लॉ पढ़ा, और मेरी मदर ने एकदम जब हम एडमिशन लेने लगे और सडनली कहा कि साइकोलॉजी में अप्लाई कर दो। नो डाउट मैंने लॉ और साइकोलॉजी दोनों पढ़ी थी। जी। तो मैं उसमें एक ड्रीम होता है, मेरा ड्रीम था मैं लॉ पढ़ूँ और मैं लॉ करूँ। बट उन्होंने मुझे प्रोज़ एंड कॉन्स बताए कि ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट है। बस उन्होंने गलती ये थी कि मुझे पहले मेंटली प्रिपेयर नहीं किया। सडन मुझे कहा कि इसमें दे दो और लेट्स सी। और जब मेरा साइकोलॉजी में एडमिशन हो गया, मैंने इस पे फिर एक साइकोलॉजिस्ट से, एक लॉयर से डिस्कशंस की, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया। एंड देन जब मैंने डिसीजन लिया साइकोलॉजी का, तो मैंने पहले दिन ही अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब मैं ये क्वेश्चंस नहीं करूँगी कि मैं लॉ कर लेती तो मेरी लाइफ ऐसी होती, मैं ड्रीम पूरा कर लेती। अब साइकोलॉजी ही इज़ माई लाइफ, तो मैंने ओके। इसी को ही लेके चलना है। यूजुअली होता क्या है, जैसे आपने कहा कुछ लोगों की शादियाँ हो जाती हैं या पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से कर देते हैं या आपकी चॉइस नहीं होती। और ये जो ट्रैप है ना, ये माइंड ट्रैप है। एनवायरमेंटल ट्रैप बहुत बाद में आता है, सिचुएशनल ट्रैप बहुत बाद में आता है। जब आप किसी सिचुएशन के अंदर अपने आप को इस तरह डाल देते हैं कि आप बाद में उस पे रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं, आप बाद में उस पे इतनी नेगेटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं कि आप बहुत सारे अपने बिज़नेस में अपॉर्च्युनिटीज़ लूज़ कर सकते हैं, या आपके सामने जो चीज़ है आप उसको उस तरह से एन्जॉय नहीं कर पाते। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बहुत पर्सनल एग्ज़ाम्पल दी, अगर मैं 2 साल डिग्री कॉलेज ही को ऑन ही नहीं करती, मैं तो 2 साल ज़ाया जाते, जो मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट थे। बिल्कुल और सही। इसी तरह अगर हम शादी की बात करते हैं, तो कुछ लोग शादी के शुरू में ये माइंडसेट रखते हैं। इसी तरह मेरे पास कपल्स आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारा हस्बैंड हमें ये कह रहा है कि तो मेरी अम्मी की पसंद थी, मतलब मैं 5-6 साल से यही सुन रही हूँ, वाइफ आके मुझे ये कह रही होती है। हाँ। जब आप किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी रिलेशन को या बिजनेस को जब ऑन ही नहीं करते, आप विक्टिम अपने आप को समझना शुरू लेकिन करते हैं, लेकिन तो वजह ये, ऑटोमेटिकली यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन ये थोड़ा सिनेरियो, आई वांट टू कम टू द पार्टनरशिप्स एंड मैरिड लाइफ, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कई दफ़ा लोगों को अपनी, जब ग्रे डिवोर्सेस की हम बात करते हैं तो उसमें यही होता है ना कि 10 साल 15 साल बच्चे भी हैं, घर बार भी है और बहुत कोशिश की है, लेकिन पर्सनालिटीज़ इतनी डिफरेंट होती हैं कि इवेंचुअली यस, उसका यस, सोल्यूशन यही होता है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि या तो आप यस। रहेंगे तो आपकी पैरेलल ज़िंदगियाँ होंगी या आप खुश उसलूबी से अलग हो जाएं। इस पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले खतीजा, आई वांट टू कम बैक टू यू। मुझे बताएं कि दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो जहां आप अपने लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन करते हैं, अपनी फील्ड को, प्रोफेशन को, पढ़ाई को, ये ऑलमोस्ट हर इंसान किसी ना किसी लेवल पे इससे गुजरता
होता है। True. ख़ास तौर पे अगर मैं आपकी फ़ील्ड की बात करूं, एचआर में बात करूं, आप देखेंगे कि कई लोग किसी एक फ़ील्ड में एक रोबस्ट करियर बना रहे होते हैं। आजकल तो एआई टेक्नोलॉजी सारी फ़ील्ड्स को डिस्टरप्ट कर रही हैं। सो सडनली या तो उनकी अपनी सेटिस्फैक्शन उस फील्ड से ख़त्म हो जाती है या दे गेट इनटू अ ट्रांजिशन वेयर दे विल बी रिप्लेस्ड। तो ये चाहते ना चाहते आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि अच्छा अब मेरा फ्यूचर क्या है। सम पीपल डिसाइड टू डू देयर ओन बिजनेस, सम पीपल डिसाइड टू आई डोंट नो कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके पास कोई अगर ऐसा प्रोफेशनल आए जिसने ज़िंदगी मिड करियर प्रोफेशनल हो, 10 7 8 साल काम कर चुका है और अब उसको समझ नहीं आ रही है, ना उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, नयापन का एहसास हो रहा है और वो अपनी फील्ड बदलना चाहता है, तो आप उसको क्या मशवरा देंगी? मुझे लगता है कि उनको वही करना चाहिए जो वो अच्छा कर सकता है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं किसी चीज़ से सैटिस्फाइड नहीं हूँ और मेरा उस चीज़ में दिल नहीं लग रहा, मैं उसको अच्छा नहीं कर पा रही, तो अगर मैं उसमें स्टे करती भी हूँ तो भी मैं परफॉर्म ही नहीं कर सकूँगी, तो मैं वैसे भी मेरा डाउनफॉल हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई यू डू व्हाट यू वांट टू डू, जो आप अच्छे से कर सकोगे, जिसमें आपका दिल लगेगा। And you can anytime switch your field. There are plenty of opportunities, लेकिन when it comes to opportunities, plenty होने के बावजूद भी market बहुत saturated है। तो you also have to think of कि आपके needs क्या हैं, आपकी ज़रूरियात क्या हैं। अगर आप अपनी field switch करते हो तो either you'll be able to meet your ends need or not. So according to that you have to make your decision. एक तो देखिए जो आप बात कर रही हैं वो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स है ना, कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा, आई एम नहीं, मैं उसकी फटीग्ड, भी आई एम बात कर इमोशनली रही हूँ। फटीग्ड। Yeah. लेकिन एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैप्ड इन प्रोफेशंस एंड करियर्स। महमूद, ये सवाल अगर आपके पास जी, लेके जी। आऊँ, बिकॉज अखराजात हैं। अगर मैं आज ये नौकरी जिस पे मेरा दिल नहीं लग रहा या ये करियर जिसमें मेरा दिल नहीं लग रहा उसको छोड़ दूँ, तो जो उससे इनकम आ रही है उसको कैसे रिप्लेस करूं? और मेरे घर के अखराजात हैं, मेरे बच्चों की फ़ीस है, मेरे घर का बिल वगैरह है, तो वो तो देना है ना। तब आपके पास चॉइसेस भी नहीं है और आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। ऐसे शख्स को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, सबसे मेन चीज़ जो आपने बात की कि बहुत सारे लोग वाकई इसी ट्रैप के अंदर जो है स्टक हुए हैं, क्योंकि उन्हें हमारे स्कूल टाइम से सिखा दिया जाता है कि भाई आपने जॉब करनी है, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी जॉब करेंगे, अच्छी जगह पर आपको नौकरी मिल जाएगी। तो वो उसी ट्रैप के अंदर जो है होल्ड हो जाते हैं ना। तो फिर आगे क्या होता है कि जब वो अपना प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो जॉब के साथ साथ फिर उनकी ज़िम्मेदारियाँ डेफिनेटली उनके ऊपर आती है। जैसे आपने बात की फ़ीसेस हैं, तमाम एक्सपेंसेस हैं, तो उनके डेफिनेटली माइंड में यही डर होता है कि यार अगर मैं ये जॉब को लीव करता हूँ तो मेरे ये जो तमाम अखराजात हैं, जो एक्सपेंस है, ये पूरे नहीं हो सकेंगे। तो इस डर से वो जॉब को लीव ही नहीं कर पाते। और अगर वो चाहें कि यार मैं स्विच करके किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी पे चला जाऊँ, तो वो वहाँ भी नहीं जा पाते कि यार अगर मैं यहाँ पर लीव करता हूँ, मैंने 5 to 6 ईयर और 10 ईयर्स यहाँ पर एक्सपेंड किए हैं, और मैं उसको छोड़ के अगर दूसरी जगह स्विच करता हूँ, वहाँ पर नहीं भी हो सका कुछ और मेरी जॉब वहाँ पर नहीं भी लग सकी, तो जो मेरे जो पीछे बैक एंड पे तमाम चीज़ें चल रही हैं, जो अखराजात चल रहे हैं, वो सारे जो हैं वो रुक जाएंगे। तो ये जो ऐसे फियर्स होते हैं वजिया, इनका सामना कैसे किया जाए? क्योंकि देखें अभी इन दोनों बातों को अगर मैं मिलाती हूँ, जैसे खतीजा ने कहा कि अगर आपका दिल ही नहीं लग रहा, अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, इफ़ यू आर डीमोटिवेटेड, तो आप उस काम में परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसको खींचते रहें कि यार ये जॉब से जो सैलरी आ रही है एटलीस्ट मेरे अखराजात पूरे हो रहे हैं, ये सिलसिला आप कब तक जारी रख सकते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी फ़िज़िकल और इमोशनल हेल्थ पे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है, और ये सिर्फ हमारी पर्सनल नहीं, हमारी रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट करती है। क्योंकि अगर हम ऐसे काम से आ रहे हैं जिसमें हम खुश नहीं हैं, पूरा दिन गुजार के आ रहे हैं, और फिर वो चीज़ जब हम घर में आती है तो हमारी फ्रस्ट्रेशन निकलती है। और उसमें डेफिनेटली जब कोई देखिए काम जो है वो आपकी पूरी एनर्जी लेता है, लेकिन अगर आप एनर्जी उस काम को सिर्फ पैसे के लिए दे रहे हैं, क्योंकि जॉब के और भी पर्पजेज होते हैं, राइट? आप अपना एक लिविंग स्टाइल सेट कर रहे हैं लाइक उस जॉब के अंदर। सो मैंने कई दफ़ा लोगों को देखा है जब वो ऐसी जॉब कर रहे हैं जिससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इवन ड्रेन हो रहे हैं, वो चीज़ उनको डिप्रेशन में ले जाती है, एंजाइटी में ले जाती है, उनकी परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो जाती है, और उनके रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट करती है। इसमें अक्सर लोगों को ये भी देखा गया कि वो जब अपने बिजनेस पे जैसे स्विच करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम आती है, उनका वो माइंड पे स्टक हो जाता है। अब देखिए जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो अपने सिर्फ इसीलिए कर रहे होते हैं मैं पेंशन मिलेगी, और अपनी पूरी लाइफ उस सर्विसेज में इसलिए दे देते हैं कि मैं पेंशन मिलेगी, वो खुश नहीं होते। और आप नोट करें उनकी चेहरे पे ही डिप्रेशन आपको नजर आना
शुरू हो जाता है, वो एक रोबोटिक लाइफ में एंटर हो जाते हैं। उनके अंदर एक फ़ियर डेवलप हो जाता है कि हमने अगर बिज़नेस नहीं कर सकते, हम कोई और काम नहीं कर सकते। तो वो फिर अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन को देखा है, लोगों को देखा है कि जिन्होंने 40s के बाद डिसीज़न्स लिए हैं और उनकी लाइफ़ टोटल चेंज हुई है। तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि आपको उन चॉइसेस को देखना चाहिए, लेकिन प्रोस एंड कॉन्स को सामने रखते हुए, ताकि आपको एकदम से वो फ़ियर ना आए कि मैं तो बिल्कुल स्टक हो गया हूँ, ना मैं अपना बिज़नेस कर सकता हूँ, ना ही मैं अब जॉब भी मैंने छोड़ दी है। तो आपको सिंसियर पर्सन से, प्रोफेशनल पर्सन से डिस्कस करके इसकी अपॉर्च्युनिटीज़ पे जाना चाहिए, और स्विचिंग कभी भी इंसान को पीछे नहीं लेके जाती, वो उसको आगे लेके जाती है अगर वो मेंटली प्रिपेयर होके आगे जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये प्रोफेशनल लाइफ में तो किया जा सकता है, रियल लाइफ एज इन के पर्सनल लाइफ में जहाँ आपकी हो सकता है इसी किस्म की आपके इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आ रही हो, पर्सनल लाइफ में आ रही हो, तब आप क्या करें? तब आप चीज़ों को फ़ौरन छोड़कर वहाँ से निकल तो सकते नहीं हैं। सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या ये एक नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ है? क्योंकि अब कई स्टडीज़ की गई हैं, स्टडीज़ ऑन हैप्पीनेस, और कहा जाता है कि यू आर योर अनहैप्पीएस्ट एट द एज ऑफ 47 एंड 48। ऐसा क्या होता है इस एज पे कि आपको अपनी ज़िंदगी की तमाम चॉइसेस जो आपने मजबूरी में हाँ की या दिल से हाँ की, वो तमाम फ़ैसलों पे आप दोबारा वापस जाकर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं? इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताई थी कि न्यूमरस स्टडीज़ डन ऑन ह्यूमन हैप्पीनेस ख़ास तौर पे आज के ज़माने में पॉइंट आउट करती हैं कि तकरीबन 45 से लेके 48 तक की एज में आप अपने लोएस्ट पे होते हैं। आपकी ज़िंदगी से जो इत्मीनान और ख़ुशी होती है वो कम हो जाती है। ये बुरी बात नहीं कर रही, लेकिन जितना भी इसका सैम्पल साइज़ लिया गया है, देयर आर सो मेनी चेंजेस हैपनिंग। क्योंकि इसमें एक रियलाइजेशन जो लोगों के सामने होती है वो ये है कि दे हैव स्पेंट अ लार्ज नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑलरेडी। अब उनके जो वो गुजार चुके हैं वो नंबर ऑफ़ ईयर्स ज़्यादा हैं, जो उनके सामने ज़िंदगी रह गई है वो शायद कम है। उसमें हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उनको फ़िज़िकल चेंजेस भी अपने अंदर नज़र आ रहे हैं, शायद उनकी हिम्मत ताकत भी कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो एबिलिटी थी रिस्क लेने की या एक ज़िंदगी को एक ओपन कैनवस की तरह देखने की, वो कम से कम होती चली जाती है। तो आपको लगता है अब चॉइसेस हैं ही नहीं, अब मैं क्या सब चीज़ों को रीस्टार्ट करूँ? महमूद, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इर्द गिर्द आपके कई ऐसे लोग होंगे जो ये डिससैटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन लाइफ को रीस्टार्ट या रीसेट नहीं करना चाहते। ये वो उम्र है जिसमें आप नया कारोबार करते हुए भी घबरा रहे होते हैं, मुल्क को चेंज करना, एक शहर से दूसरे शहर जाने से भी घबरा रहे होते हैं, मैरिज में भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तो आप उसको चेंज नहीं करना चाहते या उनको एड्रेस नहीं करना चाहते, बस जैसा चल रहा है उसको चलाने दो। क्या मशवरा होगा और आपने क्या नोटिस किया है इस एज के लोगों के बारे में? बिल्कुल सदरा, ऐसा ही है कि स्पेशली जब इंसान 40 या 45 इयर्स की एज पे पहुंच जाता है, तो इवन आजकल जो हमारी इकॉनमी चल रही है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो इस तरह के मामलात हैं, उन सबको देखते हुए इंसान मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेस्ड हो चुका होता है। और फिर दूसरे बात जो ह्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जिस तरह से आजकल नई नई बीमारियाँ आती जा रही हैं, तो वो इंसान के अंदर एक फ़ियर पैदा करता है, और वो फ़ियर उसको क्या करता है, इन तमाम चीज़ों से रोक रहा होता है कि यार मैं अब बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो पीछे पता नहीं लाइफ कितनी है, फ़ियर ऑफ डेथ है, ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाता, अपने आप को मतलब बिज़नेस की साइड पे या किसी भी साइड पे मूव ऑन नहीं हो पाता। जैसे कि आपने कहा कि खुशी जो है वो कम होती जाती है इसके साथ साथ। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ा जो रोल किरदार अदा करता है, वो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि आपका ये सोशल मीडिया और ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इनका है। क्योंकि आजकल जो न्यू जनरेशन है वो अपने बड़ों को छोड़कर, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया ना, अपने बड़ों को छोड़कर वो एक साइड पर अपने अपने रूम्स में या अपना अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे होते हैं। तो उनका एक कम्युनिकेशन गैप है बड़ों के साथ, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, तो अब जब बड़े नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ भी नहीं है और उनको इस चीज़ का इल्म भी नहीं है कि आगे क्या चीज़ें आगे आती जा रही हैं, तो ये एक मतलब बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती है उनकी हेल्थ के ऊपर भी और उनकी थिंकिंग के ऊपर भी, उनके विजन के ऊपर भी। बिल्कुल सही। खतीजा, आप क्या समझती हैं कि जो डिससैटिस्फैक्शन है ख़ास तौर पे मिड एज में, आई वांट टू आस्क यू स्पेसिफिकली द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। वुमेन ट्राई टू बी ऑल राउंडर्स, सबसे अच्छी बहू भी बनना है, सबसे अच्छी बेटी भी बनना है, सबसे अच्छी माँ भी बनना है। उनके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और ख़ास तौर पे डिससैटिस्फैक्शन विद देयर ओन चॉइसेस, हो सकता है पसंद की शादी की थी, लेकिन बाय द टाइम यूर इन योर 40s ज़िंदगी जैसे इमेजिन की थी उससे बहुत मुख्तलिफ है। ख़वातीन में आपने क्या रुझानात देखे हैं?
अच्छा, सबसे पहले तो आई थिंक कि मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से एग्री कि पहले और आज हर ज़माने में जो है व्हेन यूर अबव 40 50s में हो, आप अर्ली 50s में हो या लेट 50s में हो, आप डिसअपॉइंटेड होते थे तब भी अब भी। दैट्स बिकॉज आप कभी किसी बहुत हसलिंग ट्रैवलिंग से वापस आते हो या आप कोई बहुत इन्जॉय करके किसी पिकनिक से वापस आते हो तो भी आप घर आके यू फील वियर्ड और यू फील सैचुरेटेड स्टफ लाइक दैट। तो वैसे ही जब आप एक पूरी ज़िंदगी अपने करियर को देते हो, फिर आप अपने बच्चों को देते हो या फिर जो भी आपकी लाइफ की चीज़ें, आप उनमें अपनी जान, अपनी सारी एनर्जी लगा देते हो, एंड एट दैट टाइम ऑफ टाइम एंड इन दैट पीरियड ऑफ टाइम जब आपका रिटायरमेंट सॉर्ट ऑफ एज आ रहा होता है, जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, जब आपका करियर भी स्टॉप हो जाता है, जब आपकी लाइफ थोड़ी सी लोनली सी हो जाती है, दैट इज़ द रीज़न वाई सो मेनी ऑफ अस फील कि now we are demotivated or we are You're sad right. or we are I mean, upset. आपने बड़ी अच्छी बात की कि 40s is also usually the time when parents become empty nested. यानी Yeah. या तो बच्चे कॉलेज चले गए हैं या शादियां हो गई हैं, तो वो एक अकेलापन, you come face to face with the things that you were probably running away from. और ये हर एरा में रहा है, एंड हाँ. स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट वुमेन, तो औरतें घर को ज़्यादा टाइम देती हैं। और फिर अब मैं सिर्फ घर की बात नहीं करूँगी, अब लोग काम भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, तो उसको भी हर चीज़ हम ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादा अपनी एनर्जी, अपनी इमोशंस भी दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है फीमेल्स सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़िज़िकल एनर्जी नहीं देती, बल्कि अपनी इमोशनल एनर्जी भी दे देती हैं, चाहे उनका काम हो, चाहे उनका घर हो। एंड और फिर जब वो टाइम आता है जब आपकी सारी चीज़ें, जैसे आई वाज वाचिंग दैट ड्रामा, आई डोंट रिमेंबर द नेम, मावरा का ड्रामा था, मावरा हुकैम का। तो हर मदर वॉज द रोल, शी प्लेड द कैरेक्टर, जिसमें शी वॉज अ वर्किंग वुमन, ठीक है, एंड शी हैड हर डॉटर एज वेल, शी गॉट मैरिड एंड शी वॉज शी गॉट ऑक्यूपाइड विद हर स्टफ, एंड देन she came to a point where she was retiring. So after her retirement age, they showed कि भाई she was feeling very lonely, she felt upset, she वो was जो आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हो ना, कई लोगों के लिए 40s में तो नहीं, लेकिन हाँ 60 साल की उम्र में जाके जब आप रिटायर करते हैं, रिटायरमेंट भी एक बहुत बड़ा डॉन्टिंग फैक्टर होती है। कमिंग बैक टू द मैरिटल लाइफ, ये सवाल मैं वजिया आपके पास लेके जाना चाहती हूँ। मुझे बताएं कि जो लोग अपनी मैरिज में डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, कुछ लोगों की तो हमने शुरू में बात कर ली कि भाई अरेंज मैरिज थी या मुकम्मल तौर पे रजामंदी नहीं थी, लेकिन निभा लिया, उस रिश्ते में बंध गए। देयर सो मैनी पीपल जिन्होंने अपनी मर्ज़ी की शादियाँ की, खुद सेलेक्ट किया, लव मैरिजेस थी, बट इवन दे स्टार्ट फीलिंग कि उनका जो फ़ैसला था या जो उनकी चॉइस थी वो सही नहीं थी। जब ये फीलिंग आने लगे और ख़ास तौर पे उस एज में आने लगे जहाँ आपका इत्मीनान भी कम है, आप में पेशेंस भी कम है, आप में शायद ताकत भी कम है, तो क्या करना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि इस तरह के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं और वो फिर अनहेल्दी चॉइसेस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और जस्टिफाई भी अपने बिहेवियर को खुद ही करना शुरू कर देते हैं। हम अब बहुत सारे ऐसे केसेस भी देख रहे हैं कि मैरिटल अफेयर्स या अनहेल्दी जो है एक्टिविटीज़ या स्मोकिंग या पार्टीज़ या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि उनकी हमने लाइफ देखी होती है बड़ी अच्छी, उन्होंने वेल बैलेंस गुजारी होती है, लेकिन जब 40s क्रॉस करते हैं, स्पेशली मिड लाइफ क्राइसिस जो हैं, मिडिल एज जो लाइफ क्राइसिस हैं, वो बहुत बुरी तरह उनको हिट करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि मैं तो एक बबल में था, जो ऐसे बबल में था कि मैंने जस्ट वेस्टेड माय टाइम। वो थॉट जब भी हिट करती है कि जो मैंने सोचा हुआ था चीज़ें वैसी नहीं हैं, क्योंकि वो जब आप हसल में होते हैं तो आपसे बहुत सारी चीज़ें आप नहीं पिक कर पा रहे होते। तो जब आप रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं या आप 40s 50s क्रॉस करते हैं, तो फिर आप कंपैरिजन भी करते हैं, आप सोचते भी हैं, पास्ट की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं। वहाँ पे आपको डिप्रेशन या एंजाइटी बहुत बुरी तरह हिट करता है और फिर उसमें आप चॉइसेस भी गलत लेने लग जाते हैं। लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि उस टाइम पे चॉइसेस की जो विंडो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है या वो एट टाइम्स अनहेल्दी चॉइसेस की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे आपने मुझसे क्वेश्चन ही किया कि कैसे डील करना चाहिए। देखिए, मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक नोट की कि जो इंसान अपने आप से खुश नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में भी उलझना शुरू हो जाता है। तो पहली चीज़ कि आपको किसी रिश्ते, किसी जॉब, किसी भी चीज़ में पहले अपने आप के साथ देखना चाहिए कि अगर आप अकेले खुश नहीं हो पा रहे, अगर अपने साथ कुछ टाइम भी नहीं गुजार सकते और आप जब बैठते हैं तो आपको सिर्फ पास्ट की नेगेटिव थॉट्स ही आती हैं, तो वहीं से आप ये पॉइंट रेज कर लें कि आपको अपने पे काम करना है।
क्योंकि बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि उसमें आपको रिश्ते में फिर वैसे ही खामियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आपको पास्ट में बहुत सारी, एक तो वैसे ही मिडल एज का एक टाइम पीरियड है, वो वैसे ही एक चैलेंजिंग होता है। वो सही है। आपके लिए बहुत फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली चैलेंजिंग होता है, और उसमें अगर आपने एक इतना बर्डन उठा के आप उधर तक पहुँचे हैं 40s-50s तक, कि आपके पास कंप्लेंट्स हैं, रिग्रेट्स हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद योरसेल्फ, राइट? तो वो फिर और ज़्यादा लॉन्ग टर्म में चला जाता है। फिर मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो ज़्यादा बुरी चॉइसेस में आ जाते हैं। देख, वो पीरियड उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपको अपने साथ खुश रहना है, कंटेंट कैसे रहना है, अपनी चॉइसेस को तब आप देख सकते हैं जब आप अपने आप को समझते हैं। बिल्कुल वहाँ से सही। फिर बाकी एरियाज़, बाकी फ़ेज़ेज़ आपके लिए डिस्कवर करना या उनको हाइलाइट करना आसान होने लगता है। बिल्कुल सही। आई थिंक दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुझे एक इसमें सवाल और करना चाहूँगी कि कई दफ़ा लोग ना इसको ग्लोरीफाई भी बहुत करते हैं कि अगर आपको 40s या फिर उसमें अपनी चॉइसेस पे आपने सवाल या निशान उठा ही दिया है और आप खुश नहीं हैं, तो क्या अंधाधुन, यानी आपने जैसे बड़ी अच्छी यहाँ पे बात की कि जो इंसान अपने आप में खुश नहीं है, लेकिन हम क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम ब्लेम के आदी होते हैं ना, हम तो अपने उदास होने या हमारे डिससैटिस्फाइड होने का ब्लेम किसी और पे डाल रहे होते हैं। जो लोग शादी में खुश यस। नहीं होते, करियर में खुश नहीं होते, वो कभी या तो बॉस को ब्लेम कर रहे होते हैं या अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे होते हैं। तो उस उकताहट में कई दफ़ा लोगों को गलत फ़ैसले भी लेते हुए देखा है। हम तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ओ बड़ी पुरानी बड़ी टॉक्सिक सिचुएशन में इस बंदे ने गुजारा किया, लेकिन देखो अब इस सिचुएशन से निकल के वो कितना खुश है। लेकिन नॉट एवरी टाइम दैट हैपन्स। इफ़ यू ब्रेक ऑफ द सिस्टम, जो भी आपने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, तो ऐसा यकीनी बात नहीं है, ये 100% गारंटीड नहीं है कि आप उसके बाद आप एक बहुत खुश खुर्रम ज़िंदगी में स्टेप इन कर जाएंगे। प्रॉब्ली आप और मज़ीद डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को सोच यस। समझ कर अपने इर्द गिर्द के लोगों से मशवरा लेकर कोई भी स्टेप लें। बहुत शुक्रिया, मेरे साथ वजीहा, खतीजा और महमूद मौजूद थे। इट वॉज़ अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। इसके बारे में आपके का ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।